क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का असर पाकिस्तान पे किस हद तक है? इसके असरात न सिर्फ हम सब पर बल्कि हमारी ज़राअत पर किस हद तक है? हम लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हम लोग एक हीट वेव का शिकार हैं, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं पिछले 50 सालों में वो हर साल में कई डिग्री बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर असर किसी चीज़ का क्लाइमेट चेंज पे पड़ने लगा है तो वो है ज़राअत के ऊपर। और ये बात तो अगर आप देखेंगे कि 30 साल पहले भी कही जाती थी, लेकिन उस वक्त इस तरह से होता था कि ये शायद कोई एक बज़वर्ड है। क्लाइमेट चेंज तो पिछले 15-20 सालों से स्टार्ट हुआ था। हमने इंडिविजुअल लेवल पर अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, हमने ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते। हमारे यहाँ जो फ्यूचर प्लान्स भी आ रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट और जो भी आइंदा गवर्नमेंट आएगी, उनको इसको लेना चाहिए एज प्राइमरी फोकस इसके ऊपर करना चाहिए। जो असरात हमारी एग्रीकल्चर पे, जो हम अपने आप को एक एग्रो इकोनॉमी कहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू कॉल आवरसेल्व्स दैट। अगर हम थोड़ा सॉफ्टली बताएं तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म है, गवर्नर है, जिन लोगों ने आप बजट फिक्स करने हैं, जिन लोगों ने लेके चलना है पॉलिसी साजी, आप कहने हैं मनसूबाबंदी के जो वजीर है वो थोड़ा ज्यादा बात सुनेगा तो मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें इस अंदाज में थोड़ा लेके चलना होगा कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर आमिर आलमगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यासिर दरिया जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनसे बात हो रही है, हमारी बात हो रही है महमूद नवाज साहब से जो मेंबर हैं सिंध आबादकार बोर्ड के, हमारे साथ सीमा ताहिर खान साहिबा हैं जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट तो हैं। आई विल कॉल हर, शी हैज़ बिकम like not only an environmental activist but somebody who's so vocal about it। मैं पानी के ऊपर बात करना चाहूँगी अपने इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे सेगमेंट में। द रीज़न बीइंग कि क्लाइमेट चेंज का असर, जहाँ हमने हीट वेव का जिक्र किया और हीट वेव के हवाले से हमने जिक्र किया कि कभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कभी पानी ज़्यादा हो रहा है, कहीं हीट वेव की वजह से पानी की कमी का सामना हो रहा है जिससे जो हमारी ज़राअत है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो हमने बड़ा सुना था सीमा साहिबा के वाटर कंजर्वेशन की तरफ हम लोगों को जाना है, हम बड़े बड़े डैम्स ना बनाएं, आप हमेशा कहती हैं स्मॉल डैम्स, स्मॉल रेजर्वॉयर्स बनाए जाएं, हम रेन वाटर को कलेक्ट करें। क्या ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं? एक तो ये इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, और दूसरा एक वाटर टेबल का बड़ा जिक्र होता है। हम इसी शहर का अगर जायज़ा ले लें और फिर फार्म लेवल के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप बात करें कि यहाँ पर हर जगह पानी की कमी की वजह से अब तो मैंने बोरिंग बहुत देखी है कि हर तरफ बोरिंग हो रही है और ज़मीन का पानी इस्तेमाल हो रहा है। इस सब के नुकसानात बताइए कि क्या हो रहे हैं। जहाँ तक आई स्टार्ट विद द एंड फर्स्ट जी, आप जो बात करिए बोरिंग, तो जो ज़मीन दोस्त पानी है वो अगर आप उसकी जाहिर है वो एक बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ और उसके नीचे कोई सॉफ्ट लेयर्स होंगे जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, या कोई गड्ढे वगैरह होंगे जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, उनको एक्विफर्स कहा जाता है। और वो बिटवीन द वाटर इज़ बिटवीन द हार्ड रॉकी सॉइल और उसके ऊपर इकट्ठा हुआ पानी जो और नीचे नसीब करता वो होता है। हमारे पास पाकिस्तान में वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास बहुत सारे एक्विफर्स थे। पंजाब में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्विफर्स इन दिस रीजन, और सिंध में भी हैं। सिंध में ज़रा ज़्यादा रॉक आ जाती है तो वो इतने डीप नहीं हैं जितने पंजाब के थे। अनफॉर्चुनेटली ये बोरिंग तो शहरों का टर्मिनोलॉजी है ना, इसको जो ज़मीन दोस्त पानी को खींचा जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए जो इस पर ये बात करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो कराची में और लाहौर में और सब इलाक़ों में जहाँ घरेलू इस्तेमाल के लिए, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए वो उसका खींचा जा रहा है पानी, तो वो इतना ज़्यादा ट्यूब वेल्स या इतने ज़्यादा पंपिंग स्टेशंस और इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है कि जो आप वाटर टेबल की बात कर रही थी, तो वाटर टेबल गिरती जाती है नीचे, फिर जो पानी नीचे जब ये गिर रही है तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो पानी है उसके अंदर जो ज़मीन दोस्त केमिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर मिल जाते हैं। सही। फिर सैलिनिटी, ऊपर से सैलिनिटी आती है, जब आप वो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो सॉइल है वो सॉल्टी होता जाता है, यानी खारा पानी जब आने लगता है मीठे के बजाय। तो जब आप वो ज़मीन से पानी निकालेंगे, मेरे घर के लिए एक
एक हेड एंड पे एक टैंकर खड़ा है जो वो पानी भर के लाएगा और मुझे पहले 3,000 रुपये में बेचता था तो आज 6,000 रुपये में बेचता है। उसकी वजह ये है कि उसको ही हैज़ टू डिग डीपर, ओके, उसको वो ज़्यादा नीचे पानी है वो। सही। और फिर उस पानी की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं, जो अज्जा उसमें मिले हुए हैं, वो सेहत के लिए पीने के लिए नामुनासिब है। हार्ड वाटर जिसको कहते हैं वो हार्ड वाटर बन चुका है। तो ये एक बड़ा एक डेंजरस सा एक अलमिया है कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे और इलाके हों जहाँ से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, तो उस पानी का क्वालिटी ख़राब से ख़राब होती जाती है, डिटीरियरेट होती जाती है। उसके बाद एक जिसको मैं कहूँगी कि एक डिसीशन, पॉलिसी डिसीशन हुआ जो कि थर के हवाले से कि जी वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत वाफिर मकदार में कोल है तो उसका एक्सट्रैक्शन किया जाए। तो वहाँ पे कोल का एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ, मल्टी नेशनल्स आए, गवर्नमेंट्स आई और स्टेक होल्डर्स आए और कोल का एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ। जब वो कोल निकाला जाता है, पहले ही थर में हार्ड रॉक थी नीचे, तो एक्वाफर का क्वांटिटी कम थी। अब जब वो और पूरा कराची के NGOs और नेक नियति से लोग वहाँ गए थे कि हम वहाँ पंप्स लगा देंगे ताकि थरियों को पानी मिल जाए। तो बहुत लोगों ने लगवाए पंप्स, टैंक्स बनवाए, वो बनवाए, अगर वो जो पानी उस टैंक में आना था, उस कुएं में आना था, उस ट्यूबवेल से, वो कहाँ गया? वो तो 400 फीट नीचे चला गया। उसकी एक वजह ये भी है कि कोल वॉश के लिए पानी इस्तेमाल होने लगा वो, और वो बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। जब वो कोल वॉश के लिए पानी इकट्ठा होने लगा तो एक जगह, एक पहले स्टेज में तो उन्होंने वहाँ एक लेक बना दिया, गुरानो लेक, मगर क्या उसका पानी पीने के काबिल है? अब उस इकट्ठा तो हो गया, क्या वो पानी पीने के काबिल है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल फिर उन लोगों के उठते हैं जो या तो किसी तरह से माहौली तब्दीली को देख रहे हैं और उसके असरात देख रहे हैं, तो वो ये सवाल उठाते हैं, या फिर वो सवाल उठाते हैं जो अफेक्टीज हों। तो उस पंजाब में जैसे 92% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी और एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी। तो पहले तो उस पानी को साफ़ करने की ज़रूरत है। उसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो बताते हैं कि आपने एक अनाउंस किया रिचार्ज ऑफ एक्वाफर्स प्रोग्राम, बट आज दोज इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के रिचार्ज करने से पहले या रिचार्ज के दौरान क्या आपको उस पानी को साफ़ नहीं करना? उसके तरीक़े हैं, मैकेनिज़म्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो क्या हमारे यहाँ उसकी कोई एक्शन है उसके ऊपर कि डू इट द वे साइंस टेल्स यू टू। ओके, उसके बाद आप जब माना कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर एक्स्ट्रा जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं और जो छोटा टेल लैंडर है, राइट, क्या वो एक ही वो दे रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, अच्छा, जो उसका रेट होता है तो वो एक रेट दे रहे हैं, मगर जो एक हेड एंड पे बैठा हुआ है या जिसने 4 ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, 6 ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, हम लोग एज थिंक टैंक हम गए, हम कसूर गए, 80 फार्मर्स से हमारी मुलाकात हुई वहाँ पे। तो वो फार्मर्स कहते हैं जी हम अपनी ज़मीनें बेच के दे जा रहे हैं, इसलिए कि ये पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो आती नहीं हमारे पास, और जो हमसे बेहतर इकोनॉमिक जिसका स्टेटस है वो सोलर पैनल्स लगा देता है। ओके, जब वो सोलर पैनल लगा देता है तो वो तो सुबह से शाम तक किसी वक्त भी पानी खींच सकता है। हमारे पास 1 घंटे को बिजली आती है, और जब 1 घंटे को बिजली आती है हमारे पंप में वो ताकत नहीं है कि 300 फीट नीचे जाके वो पानी खींचे। So legally this is allowed as farmers? I wanted to know कि जिस तरह से ये पानी ट्यूबवेल्स के ज़रिए खींचा जा रहा है या ग्राउंड वाटर, ए why is it important, और बी कि इसकी भी तो कोई एक मतलब कोई जिसे कहते हैं ना, कोई कितना क्वांटम आप ले सकते हैं, how much is it allowed, how much you can use? ठीक है, वो ग्राउंड वाटर है, इस्तेमाल के लिए है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर की रेगुलेशन नहीं है, वो शहर हो या देहात हो। आपको याद है कि नहीं याद कि 5 साल पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो पानी बेचते हैं सारे, ये तो उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हुए और पानी निकाल रहे हैं 10 पैसे का, बेचे जा रहे हैं 10 रुपये में। मैंने आपको मिसालन प्राइस बताई, बट दैट वाज अ ह्यूमंगस डिफरेंस। हु वाज रेगुलेटिंग इट? नो वन इज़ रेगुलेटिंग इट।
तो आप कभी पेट्रोल पंप के सामने खड़ी हो जाएं तो वो आपको जो सर्विस कर रहा होता है गाड़ी की, वो सर्विस करता है, फिर उसके बाद जो ज़मीन होती है इन चारों उधर भी पानी चला रहा होता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम गोज़ फॉर द एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है इस मुल्क का, दुनिया सारी में होता है, हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि जब पानी ऊपर से कम आता है तो ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर इवैक्यूएशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। नेचुरल बात है, लोग सर्वाइवल के लिए करते ठीक है, बिल्कुल सही। हमारा कहना यह है कि वो पानी देहात में इस्तेमाल हो, किसी क्रॉप के लिए हो, शहर में हो, किसी भी काम के लिए हो, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर नहीं करेंगे तो ये होगा जो कि मैडम ने बात की, आपने बात की, और वाटर वाइज चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक सिर्फ आपसे 2 मिनट लूँ, देखें कि हमें जो जज करना चाहिए, जिसके ऊपर बात नहीं हो रही, वो ये है कि हम अपने पानी से पैदावार कितनी लेते हैं। एक, क्या वो पैदावार बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसी सेम पानी से। 2 बात, पानी के ऊपर जब भी बात होती है तो घूम फिर के बात आ जाती है डैम के ऊपर, सही, और उसके ऊपर दिनों ज़ाया हो जाते हैं बगैर किसी उसके, और हमारे पास पैसे भी नहीं है डैम बनाने के। मैं 1-2 बातें कर जाता हूँ, एंड आई कैन हैव माई ओन डिफरेंट ओपिनियन। पहली बात, जितना आप पानी डैम में स्टोर करते हैं उसका 60% पानी वेस्ट होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इज़हार फाउंडेशन नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। अच्छा, एक बात, जितना भी पानी 40% पीछे पहुंच रहा है, उसके लिए हम जितना पानी आप समझें कि इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ग्रेन, दैट इज ऑलमोस्ट 30% टू व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग इन मरे डार्लिंग। ठीक है, व्हाट चाइना इज डूइंग इज ऑलमोस्ट द डबल विद द सेम वाटर जो हम कर रहे हैं उससे। ठीक, तीसरी बात। चौथी बात कि अगर आप इन टोटल डायनामिक्स में कहें कि 100 MAF पानी है, 114 मिलियन एकड़ फीट पानी जितना आपने लिखा है वाटर एकॉर्ड में, और 60% अगर आप वेस्ट करते हैं, एज अ लेमैन मैं ये कहता हूं अगर आप उसका 10% भी सेव कर लें, सो हाउ मच दैट वाटर इज, दैट इज 1.5 ऑफ योर डैम विच इज कालाबाग डैम, और तरबेला की आपकी 1.5%, 1.5 टाइम्स है जो आप उसको स्टोर, आप उस पानी को बचा और कंजर्व कर सकते। दुनिया इस वक्त कंजर्वेशन की बात कर रही है या दुनिया इस वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की बात कर रही है? हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़मीन ज़ेरे काश्त ला रहे हैं, पानी के इस्तेमाल में एफिशिएंसी क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये तो फार्म लेवल पे सिखानी होगी ना। आप इस चैलेंज को निपटने के लिए गुजारिश सुनिए, ये अडेप्टेबिलिटी बताएं। इट्स नॉट के सिखानी है, गुजारिश ये है कि आपको उसके लिए टूल्स चाहिए, आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि अगर मैं ड्रिप इस्तेमाल करता हूं जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है, स्प्रिंकलर इस्तेमाल करता हूं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूं, क्रॉप वाटर की रिक्वायरमेंट को मेजर करता हूं, वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो दुनिया में कहाँ से आई, उस तरफ तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जैसे डैम बन जाएगा पानी बढ़ जाएगा। डैम से क्या होता है? एक और मैं बात बता दूं, नहीं तो ये बात जब जैसे यू हैव रियलाइज्ड है, पीपल लाइक यू नो दैट दिस इज द रिक्वायरमेंट, वी नीड टू यूज लाइक जैसे स्मार्टफोन्स हैं, यू नीड अ स्मार्ट यूज ऑफ वाटर फॉर द फार्मिंग, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और हमेशा सुनते आए हैं कि पानी की वजह से अब क्रॉप खराब हो गया, ज़्यादा पानी से या कम पानी से। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इस लेवल पे क्या हमारे पास वो पैसा नहीं है टू इम्पोर्ट दैट टेक्नोलॉजी, या वी डू द रॉन्ग काइंड ऑफ इम्पोर्ट्स, या वी इन्वेस्ट इन द रॉन्ग काइंड ऑफ सेक्टर्स देन? दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ माय डिस्कशन कि हमारा फोकस ही नहीं है। आप अगर बात शुरू और आखिर डैम पे ही करनी है आपने, और आपने कंजर्वेशन और उसके ऊपर बात ही नहीं करनी है, तो फिर आप दूसरी बातों की तरफ जाएंगे ही नहीं। मैं आपको बताऊं इसमें क्या मजे वाली बात यह है, डैम में तो 100% पैसे सरकार ने खर्च करने हैं। सही। जब आप ये कहेंगे कि फार्म लेवल पे अगर 30% पानी वेस्ट होता है, पहले ये मेरी बात चेक करनी है कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। 30% पानी वेस्ट होना बहुत बड़ी चीज है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, पानी नहीं है, और मेरे को दुरुस्त कर लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। पानी इज गोल्ड, वी नो। वाटर इज लाइफ, इट्स नॉट गोल्ड, इट इज लाइफ। It has become a money making business. Absolutely. अगर सॉरी माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आखिरी बात कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि जब आप फार्म लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट को 100% इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है,
गवर्नमेंट उसमें ये कह सकती है कि भाई हम 60% 70% आपको एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी काम आप कर रही हैं, आपका काम है, तो हर फार्मर करेगा और बड़ी खुशी से करेगा। बात यह है कि आप उस जो एक विशियस साइकिल है उसमें फंस गए, उसमें तो निकले। आखिरी बात, देयर इज नथिंग विदाउट कॉन्सिक्वेंस। कोई भी ये कह रहा है ना डैम बना के फिर पानी बनाएंगे, सस्ती बिजली बनाएंगे, वाह वाह जबरदस्त काम हो जाएगा, इट इज विद कॉन्सिक्वेंस। जिसका कॉन्सिक्वेंस आज कराची में हो रहा है। कराची के पानी का K4 नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूं, मैं पानी का एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, बड़े मजे लगे में पानी K4 बन गया तो पानी का ये हो जाएगा, उसके ऊपर हम बात अलग जब भी हुक्म करेंगे कर लेंगे। लेकिन दिस इज व्हाट मी सेइंग इट, जिन्होंने 25-30 साल अपने ही काम के लिए हिसार दूसरी जगहों पे पानी के ऊपर थोड़ा सा देखा है हमने उनको। सो लास्टली ये जो कह रहे हैं ना कि डैम बनेंगे, आपने कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना दिया और पानी का मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा जब तक आप कंजर्वेशन, पानी का प्रॉपर यूज, प्रोडक्टिविटी के तरफ आप नहीं जाएंगे। जिस तरफ दुनिया जा रही है तो हमारे पास पानी के मसले हल नहीं होंगे। ओके, मैं एक ब्रेक लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अब ये जो हमारी साइड है, हाउ मच डू दे एडवोकेट ऑन दिस, क्योंकि इम्पैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में जाहिर है कि पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर बड़ी बात होती है। मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी और यासिर से भी पूछूंगी, ये जो अब एक्सेस पानी वी एक्सपेक्ट क्या आएगा, मॉनसून सीजन आएंगे, हीट वेव्स की वजह से तेज़ी से मेल्टेड ग्लेशियर्स है, उस पानी का फिर हम क्या करें, ये बात करेंगे। बट एक ब्रेक लेते हैं, पहले जो बातें सीमा ने कही उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। About 15% of the world's calories come from wheat. About a third of that wheat comes from Russia, Ukraine. Russia has banned export of wheat. The wheat spring planting season is like now, this week. And there's not a lot of planting going on. So not only is the current wheat supply in Russia, Ukraine blocked up and cannot make its way to countries in Africa and elsewhere, but the future planting season is now significantly at risk. And again, that's 15% of global calories. And just to take a step back, the whole planet Earth operates on a 90-day food supply. Once we stop making food, humans run out of food in 90 days. And that's not just linearly across all nations. What happens is the most vulnerable nations lose their food supply first, and the richer nations buy that food supply to secure their population's calories. And so you very quickly see a bifurcation happen where suddenly famine is a real risk. And we already have about 800 million people on Earth that are subsisting on below 1,200 calories a day. So this very quickly tips the bucket in a significant way in a number of countries that's going to be really awful. And that's just on the wheat supply and wheat planting problem. Fertilizer is made up of nitrogen, phosphorus, or potassium. Those are the three major types of fertilizer that farmers around the world have to use every year in order to grow that crop. Nitrogen is made from natural gas. 98% of the world's ammonia is made from natural gas. Natural gas prices, as you guys know, have doubled, and the futures market looks like in some places natural gas prices going up like 4x. As a result, the price of ammonia fertilizer, nitrogen-based fertilizer, has gone from $200 a ton to $1,000 a ton. So it's 5 times as expensive to buy basic ammonia fertilizer today than it was a few weeks ago or a few months ago. About 10% of the world's phosphate comes out of Russia. 25% of the world's potassium comes out of Russia, potash. Both of those markets are blocked up. They are sanctioned and they have banned exports. Russia has through the rest of 2022. And as a result, the price of potassium has gone from 200 to 700, and the price of phosphorus has gone from 250 to 700. So now it's so expensive to grow a crop that a lot of farmers around the world are pulling acres out of production. And they're actually going to grow less this year than they would have otherwise because it is so expensive and they cannot access fertilizer locally to plant crops. मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारी ये इतनी इंटरेस्टिंग नशिस्त है जिसमें हम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ ज़राअत का मसला नहीं है। ज़राअत का हम ज़्यादा डिस्कशन हमारा इसलिए है क्योंकि हमारी एग्री बेस्ड इकोनॉमी जो कि हम पढ़ते आए हैं, हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें भरी पड़ी हैं कि 70% ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। क्या वाकई ये है? क्योंकि जो इस वक्त हालात मेरे मोहतरम मेहमानों ने बयान किए हैं कि क्लाइमेट चेंज से हो रहे हैं ज़राअत पर, और जिस तरह से हर चीज़ का सलूशन मौजूद है लेकिन हम उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं। सो ये तो एक चीज़ हमने की, हमने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। अब क्योंकि हमारा ये आखिर सेगमेंट है तो मैं चाहती हूँ हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, क्योंकि इन सॉल्यूशंस पर जब हम बात करेंगे तो लोगों के भी ये समझ में आएगी कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे मिलकर तो काम करना ही है, बट एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? यासिर, हम आपसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी कर्टेल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
in the urban areas, in our rural areas, on the agriculture? I think सबसे पहले इसमें we need a change of glasses. So we have to put our green glasses on. ये तयशुदा बात है because it's a climate emergency. ठीक है? We have to respect nature. We have to respect rivers. We have to respect the land. तो हमें nature की बात करना ज़रूरी है. Climate change is a phenomena of nature. जब हम उसके साथ if we messed too much with it, then it acts back, and that's exactly what's happening. This is human impact on nature जो हम देख रहे हैं. जो disasters आ रहे हैं, it's because of human activity. कसूर हमारा ही है. तो इसमें we really need to put on green glasses, green perspective, ecological perspective. यहाँ से हम start करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आप अर्बन एरियाज़ में ले लें तो अगर हम वाटर की जैसे बात कर रहे थे तो ज़मीन के नीचे पानी है. ये किसकी मिल्कियत है? ठीक है, ये किसी एक शख्स की नहीं है, किसी एक कंपनी की नहीं है, ये पूरे शहर की है. तो इसी तरह से हवा है, ये किसकी है? ठीक है, ये पूरी दुनिया की है. ठीक है, ये हर इंसान की है, ये मिल्कियत, ये किसी एक की नहीं है. सही. तो ये इसको कहते हैं कॉमन, ये कॉमन प्रॉपर्टी है सबकी. ठीक है, इसी तरह से हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट इज़ लाइक कॉमन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये नेचर की रिस्पेक्ट हम भूल गए. तो रूरल एरियाज़ में इस तरह से है कि अभी हमने एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ों की बात की, हमने इनोवेशन की तो बात ही नहीं की. हम अजीब किस्म के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं. हाउ कैन वी गेट आउट विदाउट इनोवेशन? सो वी नीड एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशन लैब्स जिन्हें कहते हैं, जहाँ पे कि साइंटिस्ट वर्क विद टेक्नोलॉजिस्ट, सही, विद इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल. ओके. आपको एग्रीकल्चर सर्विस करना है, आप ड्रोन से करें, इमेजिंग से करें, उससे आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाएगा. आप जो है इतनी फील्ड्स बड़ी हैं कि आपको यही नहीं पता कि वहाँ कहाँ फसल ख़राब हो गई है और कहाँ ठीक है, आपको पता ही नहीं है. इट्स सो ह्यूज. वो आप जहाज़ से इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं. सो इनोवेशन बट अडेप्टेड टू आवर कंडीशंस. इसका मतलब है हमारे ही अपने बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस, इनोवेशन सेंटर्स में ही ये चीज़ें डेवलप करेंगे एंड दे विल डेवलप इनटू बिजनेसेस. इसी तरह से रिसाइकलिंग जो है, इट्स अ होल इंडस्ट्री. अब आप चाहे सीवेज ले लें, चाहे आप प्लास्टिक ले लें, रिसाइकिल, हर चीज़ रिसाइकिल हो रही है. जो अर्बन ट्रैश है उसके अंदर से इतनी ज़्यादा, यानी दिस इज़ अ ह्यूज सिटी, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. इसमें ट्रैश कितना ज़्यादा है, उसमें हर मटेरियल मौजूद है. अब उसको जो नाम वो दे रहे हैं, इट इज़ अर्बन माइनिंग, कि आप शहर के कचरे में से बाकायदा माइनिंग करके एक्सपेंसिव एलिमेंट्स जो कि मोबाइल कंपनीज को आप बेच सकते हैं. तो सर्कुलर इकोनॉमी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर मटेरियल्स. जो मटेरियल है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है, वो पोल्यूट ना करे. जहाँ पोल्यूट कर रहा है, यू हैव टू स्टॉप इट, टेक इट आउट ऑफ द सिस्टम एंड डिस्पोज इट प्रॉपर्ली. तो हमारे यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ रुझान है ही नहीं. गवर्नमेंट में हम ये देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. मुशावरत होती है, बहुत कम होती है. और मुझे इसमें कहते हुए अफसोस होता है, बट इट्स एन एलिटिस्ट अप्रोच, जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स की क्या उनसे मुशावरत होती है, उनको कब साथ बिठाते हैं, उनको नहीं बिठाते हैं. इट्स द सेम इन दी अर्बन एरियाज. आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, हाफ द सिटी डज नॉट गेट पाइप वाटर. वो गदा गाड़ियों पे और टैंकर्स और इस तरह से पहुंचता है. और वो भी कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे कि 10 दिन बाद एक दफ़ा पानी आता है, लोग इंतज़ार में होते हैं कि पानी आए. सो इट्स हेल इन अदर वर्ड्स. तो ये हमने होने दिया है. हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है. आपको अप्रोच दी, आपको ग्रीन ग्लासेस पहननी ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. आई नो कि आपने उसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके हमें बताया. डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे क्लाइमेट चेंज के असरात को मिनिमाइज़ करने के लिए आपके लिए सोल्यूशन क्या है? एंड व्हाट आई मीन टू से, इंडिविजुअली तो आपने जिक्र किया था, बट नाउ एट द पॉलिसी लेवल व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट को हमने बर्बाद कर दिया. अच्छा, एंड दिस इज ऑन गोइंग ना, क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी इज ऑन गोइंग. वी मस्ट टेल एवरीबडी, ये नहीं कि हो गया और ख़त्म हो गया और रुक गया, ये बढ़ेगा. और हमने एक क्लाइमेट चेंज के नाम से एक मुसीबत को हमने दावत दे दी जो अब इतनी आसानी से नहीं जाएगी. और हमारे साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. देखिए, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाना, बहुत सारे प्रोविजनल लेवल्स पे पॉलिसीज़ बन रही हैं. क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी कहीं इधर उधर हमें
नज़र नहीं आ रही है। कुछ टाइम पहले सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी पे बहुत तेज़ी से काम शुरू किया था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है। हमारे पास वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी पाकिस्तान की पता नहीं कहाँ पर है, नहीं पता। K4 प्रोजेक्ट का पानी आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, हम डैम्स बनाएंगे नहीं। अगर हम इन उलझनों का शिकार रहे तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। मैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए जो मैंने शुरू में बात की थी इंडिविजुअल लेवल, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है ये इसमें सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान की मेन पावर पाकिस्तान की यूथ है। हमें अपने यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, वाटर हो, लाइव स्टॉक हो, सोशो इकनॉमिक हो। हमें अपने यूथ को तैयार करने की ज़रूरत है, हमें अपने यूथ को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन। और बहुत कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। हमने अपने लोगों को, अपनी यूथ को इस बात पर आमादा करना है कि अगर हमने इन चीज़ों को ठीक नहीं किया तो फिर हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमें हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है, हमारे टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। अभी वाटर से ही मैं स्टार्ट करूँ कि हम पानी कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, 40% पानी जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़ाया हो रहा है, फार्मर्स को हम ट्रेन नहीं कर रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे मेगा सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। बारिशें हमारे यहाँ होने ही नहीं। पिछले 40 साल का आप अगर बारिशों का डाटा उठाएं तो आपको मिलेगा कि 15% बारिशें कम हो चुकी हैं। तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो डाउन हो रहा है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह कि मलीर और लियारी नदी के जरिए जहाँ हम समुद्र में इतना गंदो गलाजत फेंक रहे हैं, उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि वो हमारे ग्राउंड वाटर की रिसोर्सेज को भी ख़राब कर रहा है। एक आम आदमी को इस बात की अवेयरनेस नहीं है, उसके जहन में यह है कि मैं ज़मीन के नीचे जो पानी मौजूद है उसको इस्तेमाल कर लूँ। मैं समझता हूँ कि पानी को या बोरिंग के पानी को इस्तेमाल करने से पहले आपका ये फैसला होना चाहिए कि मैं उस इलाके के पानी का सैंपल लेकर, जिसके घर में बोरिंग हुई है, उसको जाकर टेस्ट करवा लूँ। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि वाटर की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कहाँ पर हैं। हमारे यहाँ टैप वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें, सरफेस वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर की बात करें, पेस्टिसाइड्स आपको मिलेंगे, हैवी मेटल्स मिलेंगे। ये सारी बातें मैं ऑन दी बेसिस ऑफ रिसर्च कर रहा हूँ और बीइंग वाटर एक्सपर्ट भी मैं इन बातों को कर रहा हूँ। तो हम बहुत इंपोर्ट करते हैं और हम फार्म लेवल के ऊपर हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है। तो फिर क्या करें? वो तो इतने इश्तिहार आते हैं कि सुंडी लग जाएगी। इसी तरीके से हमने एक चीज प्रोमोट की। वो एक चीज प्रोमोट क्या है? हमें ये बताया गया कि आप पौधे लगा दें। हम बिलियन ट्रीज लगाएं, मिलियन ट्रीज लगाएं, ना लगाएं भाई, आप एक पौधा, हर शख्स एक पौधा लगाए और उसको ओन कर ले, जस्ट लाइक फैमिली मेंबर, उसको प्रोटेक्ट करे, काफी होगा। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। हम एसी चलाकर कमरों में बैठ जाते हैं, उसके आउटर से कितनी हीट निकल रही है। हम कपड़ों को सुखाने के लिए सनलाइट यूज नहीं कर रहे। हम ऐसी एनर्जी की रिसोर्सेज के ऊपर चले गए जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको कई 100 साल लगते हैं रिचार्ज होने में। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, हम अपने घर में जनरेटर लेकर आ गए, हमने उसको गैस से कनेक्ट कर दिया। हमें पता है कि हमारे पास गैस अब नहीं है। हमने 10 साल 15 साल पहले इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। अगर 10-15 साल पहले सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाता तो हमारे साथ नॉइस पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के और ये एनर्जी के प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ी सा मेरा एक इख्तलाफ है। हमने अभी भी अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी है टू चेंज एवरीबडी, टू टेल एवरीवन कि जी आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी है। बट जो हुकूमती सतह पर बहुत इम्पॉर्टेंट और इमीडिएट स्टेप्स और पॉलिसी तरतीब देने की ज़रूरत है, जैसे कि हम ग्राउंड वाटर की यूजेज पर बात कर रहे थे, रेगुलेशन पर बात कर रहे थे, ये इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं होंगी और हमारे पास रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हम खाली अवेयरनेस के साथ नहीं कर सकेंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल द इम्पैक्ट। I have been joined by Dr. Asmatullah, who's the environmental economist at MUET. Thank you so much, Dr. Saab. I know कि हमारा ये मैं कहूँगी कि this is हमारे लिए बड़ा वो है कि आपसे हम आखिरी चंद लम्हात हमारे रहते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि किसी तरह से आप इसके अंदर पिचिंग ज़रूर कर सकें कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन आवर कंट्री, ऑन आवर लाइफ स्टॉक्स, ऑन द नेशन, इसके हवाले से आपके नज़दीक सॉल्यूशंस क्या हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया।
अच्छा, मैं पिछले स्पीकर को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा वहीं से ही बात अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो इशू है पाकिस्तान में, वो इनफैक्ट जो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट है या सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट या ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, उसको आप किसी भी सेक्टर्स को ले लें, वहीं पे उसका इशू है। अच्छा, उसमें इशू कैसे बनता है? हमारे पास बेसिकली एक साइड पे आपके एक्टर्स हैं जो कि स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, और दूसरी साइड पे आपके जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एंड देन आपके पास उनका एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। जब उस नेटवर्क में कहीं पे कोई होल आ जाता है, कोई ब्रेक आ जाता है, तो वो सही तरीके से सिस्टम काम नहीं करता। एग्जैक्टली यही हो रहा है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम में। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या हुआ कि मतलब ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सिस्टम में क्रॉप्स पे क्लाइमेट चेंज का काफी इम्पैक्ट पड़ गया, और डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड देन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट इन द सेंस के वो जो भी टेम्परेचर राइज, वेदर शिफ्ट, और उसके हिसाब से हमारे जो क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल अब नवंबर में सोइंग टाइम होता था, वो दिसंबर में चला गया, हार्वेस्टिंग टाइम चेंज हो गया। एंड देन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट नहीं है लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट ही है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो पानी की कमी आ गई है, वो पानी की कमी भी मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से आ गया है। अगर फ्लड्स आए हैं तो भी वो क्लाइमेट चेंज है। तो काफी जगहों पे पानी की कमी इशू है, और काफी जगहों पे पानी की जो है ज्यादा मतलब फ्लड की सूरत में वो इशू बन गया है। और हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस वक्त मतलब ये है कि उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है एक इस नहज तक पहुंच गया है कि वो अपने जो इनपुट्स हैं वो सही तरीके से परचेज भी नहीं कर सकते। यस, आई एग्री कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, लेकिन फार्मर एक बेचारा जो 5-10 एकड़ का मालिक है, वो उसको अब क्या अवेयरनेस दे देंगे? वो अपने बच्चों का अपना पेट पालेगा या वो क्लाइमेट चेंज के लिए केयर करेगा? तो इसलिए मेरा जो मानना है, आपके किसी मेहमान ने बात की थी सर्कुलर इकोनॉमी की। यस, सर्कुलर इकोनॉमी इज द ओनली सॉल्यूशन, आई फील इज द ओनली सॉल्यूशन, कि उसी के जरिए, सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए, और देन ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के आपके पास इस किस्म की इनोवेटिव अप्रोचेज हों कि जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लें जिनका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे कम हो, और ऐसी चीज़ों का को अडॉप्ट कर लें जो क्लाइमेट चेंज के जो रिलेटेड हैजर्ड्स हैं उनको जो है वो मिनिमाइज करने के, उनके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए कारगर साबित हों। Okay, thank you so much, Dr. Saab. I know I wish you had joined us earlier, क्योंकि I know कि बहुत सारी चीज़ें आपने कही, लेकिन क्योंकि वक्त मेरे पास बस अब लास्ट 5 मिनट्स रहते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि देखें जो फार्मिंग का जिक्र किया, अल्टीमेटली हर चीज़ आती है कि फार्मर ने करनी है तब्दीली, लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र किया कि फार्मर बेचारा क्या करे, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 एकड़, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो और मुझे जहाँ तक ये इल्म है कि फार्मर्स को कोई क्रॉप चेंज करने के ऊपर अगर कहा जाए कि प्रॉब्ली योर यील्ड इज़ गोइंग टू बी बेटर इफ़ यू यूज़ दिस, एंड मे बी इट इज़ नॉट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कि शायद इस वक्त ये सोइंग सीज़न भी नहीं है, वो अडाप्ट नहीं कर पा रहा। सो ऐसे में जाहिर है कि फिर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो जिस तरह से जो प्रोडक्शन लेवल हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस से क्लाइमेट चेंज के, इससे फार्मर्स किस तरह से अडेप्ट हो सकते हैं, इस लेवल पे क्या काम हो रहा है? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं थोड़ा अपना डिफरेंट व्यू दूं इस मामले में। मेरे ख्याल में जितना जल्दी फार्मर अडेप्ट कर रहा है उतना और लोग अडेप्ट नहीं करते। और मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कॉटन मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंध के अंदर 2020 की, मैं पुरानी बात भी नहीं कर रहा, 1.5 मिलियन बेल्स हुई, 3 मिलियन बेल्स से कम हो के, क्योंकि सितंबर में बारिशें पड़ गईं। अगर हमारी एवरेज रेनफॉल 160 mm है और वो 500 mm सिर्फ सितंबर के महीने में पड़ जाए, जिस टाइम का आप जिक्र कर रही थी कि 7 अजला आप देख के आई, सारा डूबा हुआ, उधर मोस्टली क्रॉप जो थी वो थी कॉटन की, ठीक है, वो तबाह बर्बाद हो गई। तो फिर क्या किया फार्मर्स ने? लास्ट ईयर फार्मर्स ने उसको अर्ली सोइंग की है, फरवरी और मार्च के महीने में। तो किसी ने बताया उनको, किसी ने रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू बताया, उसने अपने सर्वाइवल के लिए किया कि यार सितंबर में मेरी क्रॉप ख़राब हो जाती तो मैं 1 महीना पहले लगा दूं, अगर मेरी पिकिंग जल्दी हो जाती है तो माइट एज वेल। तो तजुर्बा कामयाब रहा।
लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन जो इस साल के फिगर्स आ रहे हैं कोई 2-3 मिलियन बेल्स बढ़ी हैं, मोस्ट ऑफ इट कमिंग आउट ऑफ सिंध, नॉट आउट ऑफ पंजाब। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसने अपने सर्वाइवल के लिए एडेप्टेबिलिटी की तरफ, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम अंग्रेजी में बड़ा एक सैवी सा लफ्ज़ क्लाइमेट चेंज, उसको तुम्हें सबसे पहले कोई उर्दू में आसान लफ्ज़ ज़रूर निकालना चाहिए, और उसकी तरफ जाके उसने किया। लेकिन रिसोर्स का प्रोवाइड करना सरकार का काम है। इस साल क्या हुआ, इस साल मार्च और अप्रैल में पानी ही नहीं आया, तो ज़मीनें बनी हुई लोगों की वहाँ पे आज एज वी स्पीक, यू डू अ रिपोर्ट, वो पड़ी हुई है, जिन्होंने लगाया उनको दूसरा और तीसरा पानी नहीं मिल रहा कि वो उनको आगे कर सके। अब उसके सॉल्यूशंस हैं और वो एक लंबी बात है, लेकिन मैंने आपको यू से कि फार्मर्स अडैप्ट खुद कर लेते हैं बिकॉज इट्स सर्वाइवल। सो आई एम सेइंग कि वो अडेप्टेबल हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड ये पता लगे। अगर लेकिन आप उसको कहेंगे कि देखें मैंने देखी है बड़ी एक मशीनरी है जो अमेरिका में चलती है $1 मिलियन की और तुम इस्तेमाल कर लो, तो नॉट टू दिस एन एक्सटेंट, लेकिन अगर उसको समझ में आ जाए कि ये काम करने से फ़ायदा होगा, एंड आई कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ए स्मॉल फार्मर adapting to technology, and I'll give examples if you would want and if time will permit। तो ये एक यहाँ पे एक सिलसिला जो बना हुआ है ना कि छोटा फार्मर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे हो गया, नहीं, प्रोवाइडेड उसको अगर पता लगे, समझ में बात आए और थोड़े से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर लेगा। दे नीड अ डायरेक्शन, दे नीड अ डायरेक्शन। जाहिर है एक तो एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन जब आपके पास जिस डेटा का हम जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे क्लाइमेट चेंज का हमको एक ऐसा लफ्ज़ कर लें कि ताकि जो है इनको भी समझ आए, प्रॉब्ली मौसमी बिगाड़ से तुम्हारी ये सारी बिगाड़ हो रही है। कोई लुगत का कोई हो, इसमें कोई एक्सपर्ट तो कोई इस पर रोशनी डाले, तो मेरे ख्याल से समथिंग जिससे वो अंडरस्टैंड भी करें और ये चीज़ें भी करें। तो मैं ये सिर्फ आखिर में जानना चाहूँगी, सो दैट लास्ट 2 मिनट्स सीमा कैन ऐड ऑन टू इट, कि एग्रीकल्चर की सतह पर इस वक्त क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कर्टेल करना और अडेप्ट करना, उन चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या दरकार है? देखिए, सबसे पहले मैं तो एक थोड़ी इमरजेंसी रेज कर दूं। FAO और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 70% प्रोडक्शन को बढ़ना है 2050 तक, अगर हमें जो करंट पॉपुलेशन ग्रोथ जो 9 बिलियन तक पहुंचेगी। पाकिस्तान में हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है, हमारी कोई 40 करोड़ तक पॉपुलेशन होनी है 2050 में। आज एज वी स्पीक तो हमारे पास अपनी गंदम इस वक्त भी खाने के लिए नहीं है। ये मैंने बात इसलिए कही कि ये सारी रिलेटेड चीज़ें क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी की तरफ आती हैं। और हमने जब तक यहाँ से शुरुआत नहीं की और हम सिर्फ ये कहते गए कि हमें डैम बनाना है, तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर इस मुल्क में कोई सस्टेनेबल तरीके से, वो शहर हो या देहात हो, और अगर हमें रहना है तो उसको समझ के आगे लेके जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। That's very well said। सीमा, आप क्या समझती हैं, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं, मैं उसी के उसको होंगी जो प्रोफेसर साहब ने, इन्होंने भी बात करी। हमारे पास एग्रीकल्चरल पॉलिसी के लिए व्हाट वी नीड इज़ द विजडम ऑफ द लोकल फार्मर, जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर लोकल फार्मर जिसके पास इंडिजिनस नॉलेज है, एंड सेकेंडली आई थिंक इट्स टाइम दैट वी, जो ये इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे थे, वी नीड टू इंट्रोड्यूस एट द गवर्नमेंट लेवल इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर एक जो चीज़ है कि आपका विथ वेरिएबल टेम्परेचर्स एंड चेंजिंग, आपके जो वेदर पैटर्न सब बदल रहा है ना, कि इस दफ़ा सर्दियों की बारिश हुई नहीं, स्प्रिंग की बारिश हुई नहीं, तो ये चीज़ें फार्मर तो इससे अफेक्ट हो रहा है और वो अपने सॉल्यूशंस निकाल रहा है। मगर हमें ये देखना है कि एक इंटीग्रेटेड आपके पास प्लान होना चाहिए, जिसके अंदर आपको नॉट ओनली डू यू नीड इंजीनियर्स and architects of dams, but you also need experts, researchers, environmentalists and local knowledge। जब आपके पास ये सब मिलके बैठेंगे तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ये बात कर रहे हैं कि छोटा फार्मर जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है ना, उसको ये पता है कि अगर वीट नहीं मैं इस सीज़न में बोऊंगा तो मैं शायद मल्टी क्रॉपिंग कर सकता हूँ, मैं वेजिटेबल लगा दूंगा। उससे वो जानता है कि उसकी सॉइल हेल्थ कैसी है, उसमें इतनी ताकत भी है कि वो 3 दफ़ा साल में गन्ना उगाता है।
जो गवर्नमेंट का काम है वो ये है कि आप पहले स्ट्रेंथन द सीड बैंक्स कहाँ हैं हमारे यहाँ, होते थे कभी? सीड पे रिसर्च करो, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर सीड रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, उसकी ज़रूरत है। ऐसा सीड लाओ जो कम पानी में उग सकता है, ऐसा सीड की रिसर्च करें जो सालाइन ज़मीन में भी उगता है। सो दैट इज़, आवाम कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, वो तो एक रिसर्च सेंटर होगा एट एन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह से जो बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब रहे थे, नवाज बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, इन लोगों ने अपने इंडिजिनस सॉल्यूशंस भी निकाले। अब जैसे क्रॉपिंग, इस वक्त गवर्नमेंट ने शायद गालिबन ये कहा है कि जी राइस कल्टीवेशन बैन हो जाएगी यहाँ, बिकॉज वो फ्लड वाटर इरिगेशन होती है ना, जो फ्लड घुटनों तक या यहाँ तक पानी खड़ा है तो उसके अंदर राइस हो। भाई दुनिया भर ने दे हैव मूव टू अ राइस सीड विच ग्रोज इन मॉइस्ट सॉइल, गीली ज़मीन में, गीली चिकनी मिट्टी में राइस उगा रहा है चाइना, तो आप उनसे सीखें जो ये कर चुके हैं। इसी तरह से शुगर केन हमारी एक बहुत, जिसका पाकिस्तान में चीनी की डिमांड कभी कम नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात और है। बहुत सारे फार्मर्स ने शुगर केन की मिल्स लगाए, बहुत सारे शुगर केन के मिल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैव स्विच टू शुगर केन। अब शुगर केन का रेजिलिएंट सीड होता है, मगर उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके नए तरीक़े उसको काश्त करने के, बोने के और काश्त करने के मौजूद हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। वो भी आप जो उसको जिस ज़मीन में आप बो रहे हैं वहाँ पे उसको इतना पैदा हो जाए वो, तो आप दूसरी जगह उसको क्रॉप कर दें जिससे वाटर सेविंग होगी। रेज्ड बेड एक तरीक़ा है। तो वो बहुत सारे तरीक़े हैं जो फार्मर्स आज यंग, सारे जो यंग एजुकेटेड फार्मर्स हैं, जिनको जैसे ये कह रहे थे यूथ, तो हमारे यूथ जो एग्रीकल्चर में आया है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन। सही। मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के पास एक होलिस्टिक अप्रोच हो, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी हो, जिसके ऊपर रिसर्चर्स और फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर काम करें। Holistic approach, integrated policy, and declaring the climate emergency, climate change emergency, coupled with the individual self lifestyle change, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर हैं। मौसमियाती जो तब्दीली है, इसके जो असरात हैं वो मुज़िर भी हैं, ख़तरनाक भी हैं और हमारे अपने सर्वाइवल के लिए मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पर जिक्र हुआ हमारी नशिस्त में कि अगर विद द इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन हमारे जो फूड की कंजम्पशन है वो तो इंक्रीज़ होगी ही, लेकिन वो फूड अवेलेबिलिटी कम होगी, इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने हमारी ज़राअत पर जिस किस्म के असरात छोड़े हैं वो उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो रही है। सो इस होलिस्टिक अप्रोच के हम उम्मीद भी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसको कोई बिल्कुल ना समझे कि जैसे ये कोई एलीट वाला एलीट सैवी वर्ड है क्लाइमेट चेंज। ये एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत, जिससे हर तरीके से लोग इससे अब नबरदाज़मा इस तरह से हो रहे हैं कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो चाहे हीट वेव की शक्ल में हो, कितने लोगों की जानें गई हैं हीट वेव में, इसी तरह से कौन कौन से हमारे क्रॉप्स अफेक्ट हुए हैं। इसी हीट वेव की वजह से हमने देखा है कि कई जगह ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, तो वहाँ के देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए, वो झीलें जो बन गई उसके बाद उनके साथ क्या क्या हो रहा है, पानी की कमी किस हद तक हो रही है, ड्रॉट हमने देखे हैं कि लाइफ स्टॉक के ऊपर असर हो रहा है। सो ये एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज से मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके असरात नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है। बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, हमें वाकई इसको बड़े होलिस्टिकली जो अप्रोच का जिक्र किया है वो भी लेना होगा ताकि हम इसको कर्टेल कर सकें, हमें इसे सीरियस लेना होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सब लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।